हेलो, आप सभी लोग कैसे हैं। आज हम लोग एक केमिस्ट्री में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, उपसार संयोजक यौगिक। उपसार संयोजक यौगिक क्या होते हैं, ये इंटर में ये चैप्टर से क्वेश्चन आना तय रहता है। इसलिए आज हम लोग उपसार संयोजक यौगिक के विषय में जानेंगे कि आखिर उपसार संयोजक यौगिक किसे कहते हैं। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए कि जो है उपसार संयोजक यौगिक चैप्टर पढ़ने के लिए। ये चैप्टर जो है 7 से 8 नंबर का पूछा ही जाता है बोर्ड एग्जाम में, और इससे 100% क्वेश्चन आना तय रहता है। कभी कभी उपसार संयोजक यौगिक और दिक् लवण में अंतर भी आता है। उपसार संयोजक यौगिक की डेफिनेशन भी डायरेक्ट पूछी जाती है, होते क्या हैं इनके विषय में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आज हम लोग उपसार संयोजक यौगिक के विषय में पढ़ेंगे कि आखिर होते क्या हैं उपसार संयोजक यौगिक। एक्चुअली में उपसार संयोजक यौगिक क्या हैं, एक प्रकार के योगात्मक यौगिक होते हैं। यानी कि इनका जो है जो जन्म हुआ है वो योगात्मक यौगिक से ही हुआ है। और योगात्मक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एक उपसार संयोजक यौगिक और एक दिक् लवण। आखिर आइए देखते हैं योगात्मक यौगिक क्या होते हैं और किनको योगात्मक यौगिक कहा जाता है। जैसे योगात्मक यौगिक क्या होता है, जैसे जनरल डिफिनेशन जानते हैं कि अगर दो या दो से अधिक जो है अभिकारक आपस में मिल करके अगर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे बोलते हैं योगात्मक यौगिक। यानी कि रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, यानी कि सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, योगात्मक यौगिक या एडिशन कंपाउंड्स। जैसे योगात्मक यौगिक में कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे यहाँ देखा गया है जैसे KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस MgCl2 प्लस 6H2O, इनको अगर एक साथ ले करके अगर गर्म कर दिया जाए तो ये बनाते हैं KCl MgCl2 6H2O। ये क्या है, एडिशन कंपाउंड है, यानी कि एक योगात्मक यौगिक है। योगात्मक यौगिक है क्यों है, क्योंकि ये KCl और MgCl2 लवणों के जो है साल्ट के जो है योग से बना हुआ है। इसी प्रकार फिटकरी आप जानते होंगे, K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 24H2O। ठीक है, इनको आपस में अगर कंबाइन कर दिया जाए, यानी कि इनको अगर आपस में हीट कर दिया जाए रख करके जो है, तो K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O, ये क्या है, फिटकरी होता है। ये भी एक योगात्मक ही कंपाउंड है, यानी एडिशन कंपाउंड है। इसी प्रकार एक कंपाउंड होता है 4KCN यानी पोटेशियम साइनाइड प्लस फेरस साइनाइड या FeCN का होल ट्वाइस। अगर इनको आपस में हीट कर दिया जाए तो एक कंपाउंड बनता है K4 या FeCN का होल 6। ये भी एक एडिशन कंपाउंड है, जैसे ये वाला एडिशन है, ये भी ऐसे। एडिशन कंपाउंड्स का मतलब ये हो गया कि अगर दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिल जाएं और एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हों, यानी कि सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हों, तो उन्हें क्या कहते हैं, एडिशन कंपाउंड, योगात्मक यौगिक। योगात्मक यौगिक जो है, योगात्मक अपक्रियाएँ भी जानते होंगे। योगात्मक अपक्रिया भी है ये, क्योंकि इसमें क्या है कि दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड होकर के सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये योगात्मक यौगिक के अंतर्गत ही आएंगे ये सब। योगात्मक यौगिक ऐसे यौगिक को कहते हैं जिनमें क्या होता है कि अभिकारक आपस में मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे KCl MgCl2, ये साल्ट आपस में मिल करके एक कार्नेलाइट नाम का योगात्मक यौगिक का निर्माण कराते हैं। इसका नाम क्या है, कार्नेलाइट। पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, फिटकरी। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है कि फिटकरी का निर्माण होता है किससे, एडिशन के द्वारा। पोटेशियम साइनाइड फेरस साइनाइड आपस में मिल के क्या बनाते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड नामक कंपाउंड्स बनाते हैं, ये भी एक एडिशन कंपाउंड है। ये सब एडिशन कंपाउंड्स हैं। एडिशन कंपाउंड में कौन सा कंपाउंड उपसार संयोजक यौगिक होगा, कौन सा दिक् लवण होगा, ये जो है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इनको आखिर अलग क्यों किया गया, एडिशन कंपाउंड को दो भागों में अलग अलग क्यों किया गया होगा उपसार संयोजक यौगिक दिक् लवण में, कुछ कारण रहे होंगे, उनका कारण को जानना अनिवार्य है। कारण ये है, यहाँ समझना ये ज़रूरी है कि जो है
ऐसे योगात्मक यौगिक जिनको जल में घोला जाए तो वो अपने आयनों में विभक्त हो जाए पूरी तरीके से, यानी कि उनकी पहचान खो जाए, ख़त्म हो जाए, तो उन्हें क्या बोला गया? डबल साल्ट यानी दिक लवण। यानी कुछ नेचर है उसका कि घुल जाता है जल में, जैसे डालेंगे जहाँ आयनिक बॉन्ड होगी, जहाँ आयनिक बॉन्ड होगी वहाँ क्या हो जाएंगे? घुल ही जाएंगे। इसी प्रकार जो है अगर देखा जाए तो जितने भी कंपाउंड हैं जिनको जल में अगर घोला जाए और वो अपने आयनों में टूट जाते हैं तो उन्हें जो है दिक लवण कहा गया। और कुछ ऐसे कंपाउंड थे जिनको जल में घोलने पर वो जो है अपने आयनों में विभक्त नहीं हुए, यानी कि जैसे मान लेते हैं जैसे ये कंपाउंड है एक, ठीक है, जैसे K4 FeCN का होल 6 है। अगर इसको जो है वाटर में डिजॉल्व किया जाए तो क्या होता है? 4K प्लस FeCN का होल 6 4 माइनस, यानी कि ये जो है अपने आयनों में पूरी तरीके से विभक्त नहीं हुआ। ये आयन था बाहर हो गया लेकिन ये विभक्त नहीं हुआ, ये क्योंकि उपसहसंयोजक यौगिक है या उपसहसंयोजक आयन है। तो ऐसे कंपाउंड, ऐसे योगात्मक यौगिक जिनको जल में घोलने पर वह अपने आयनों में विभक्त नहीं होते हैं उन्हें उपसहसंयोजक यौगिक कहा जाता है। उसी प्रकार कुछ ऐसे योगात्मक यौगिक होते हैं जिनको अगर जल में घोला जाए, जैसे मान लेते हैं कार्नेलाइट। ये कार्नेलाइट क्या है? KCl MgCl2 6H2। अगर इसको जल में घोला गया, अब जल में जैसे ही घोलेंगे इसको, ये क्या करेगा? अपने आयनों में टूट जाएगा। K प्लस Cl माइनस प्लस Mg प्लस 2Cl माइनस, ठीक है। ये क्या किया? अपने आयनों में टूट गया। अब जो ये कंपाउंड है ये कार्नेलाइट नहीं है, ये कार्नेलाइट नहीं है, ये कार्नेलाइट है, ठीक है। इसका मतलब इसका अस्तित्व जो है जल में ख़त्म हो गया, यानी कि जैसे जल में घोला गया तुरंत ही अपने आयनों में टूट गया। और लेकिन उपसहसंयोजक यौगिक क्या थे? ये एक उपसहसंयोजक यौगिक है, ये भी एक उपसहसंयोजक यौगिक है, यानी कि इसका अस्तित्व जल में भी बरकरार है लेकिन इनका अस्तित्व जल में समाप्त हो गया। तो ये कहा, इस प्रकार से ये कहा गया कि इनकी जो प्रकृति होती है दिक लवण की, ऐसे साल्ट या ऐसे कंपाउंड जो जल में घोलने पर आसानी से अपने आयनों में टूट जाते हैं और उनका जल में अस्तित्व नहीं रह जाता है, तो उन्हें क्या कहा गया? दिक लवण। उसी प्रकार अगर हम उपसहसंयोजक यौगिक में आपको बता ही चुके हैं कि इनको जल में घोला जाएगा तो अपने आयनों में ये नहीं टूटते हैं। कभी कभी इनके बीच में अंतर आता है। क्या है अंतर? ये देखा जाए, थोड़ा सा अंतर भी जानना जरूरी है, ठीक है। अंतर क्या है? दिक लवण एक होता है उपसहसंयोजक यौगिक, उपसहसंयोजक यौगिक, ठीक है। इनके बीच में अंतर थोड़ा सा आता है कभी कभी। अंतर क्या है? पहला तो अंतर यही है इनमें कि इनको जल में घोलेंगे तो ये अपने आयनों में टूट जाएंगे, जैसे ये टूट गया, और इनको जल में घोलेंगे तो अपने आयनों में नहीं टूटेंगे। ये जो है अपने आयनों में नहीं टूटते, जिससे ये वाला नहीं टूटा। दूसरा पॉइंट ये है कि जो दिक लवण होते हैं इनका जो है जल में कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाता है, यानी कि जैसे ये कार्नेलाइट है, जल में घोल दिया गया, आयन में टूट गया, इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। यानी कि ये जो दिक लवण होते हैं ये जो है क्या होते हैं कि विलयन की अवस्था में ये अपना अस्तित्व खो देते हैं, लेकिन जो उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं ये अपना अस्तित्व बरकरार रखते हैं विलयन की अवस्था में, यानी कि इनकी आइडेंटिटी समाप्त हो जाती है और इनकी आइडेंटिटी बची रहती है। थर्ड पॉइंट क्या है कि जो दिक लवण होते हैं ये क्या होते हैं? दिशाहीन होते हैं, इनकी कोई दिशा नहीं होती है, ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। लेकिन अगर हम उपसहसंयोजक यौगिक की बात करें तो ये क्या होते हैं? दिशात्मक। जैसे इसकी कोई भी ज्योमेट्री नहीं है लेकिन इसकी क्या है? हेक्सागोनल ज्योमेट्री है, यानी हेक्सागोनल ज्योमेट्री है, ठीक है। तो जो है हेक्सागोनल नहीं, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री, इसको ऑक्टाहेड्रल यहाँ बोलेंगे, हेक्सागोनल नहीं, मतलब जो है इसका टर्म्स ऑक्टाहेड्रल होता है। तो ये इसकी क्या हो गया? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई, ठीक है। नेक्स्ट अगर फोर्थ पॉइंट देखें तो यहाँ पर आयनिक बॉन्डिंग पाई जाती है, यानी दिक लवण में आयनिक बॉन्डिंग पाई जाती है, यानी कि यहाँ पर आयनिक बॉन्डिंग होती है
और यहाँ पर क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, यानी कोवैलेंट है, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि उपसहसंयोजक बंध यहाँ पर पाए जाते हैं, किसमें, उपसहसंयोजक यौगिक में। ठीक है, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड, यहाँ पे उपसहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट मैंने बताया कि दिक् लवण को जल में जब घोलेंगे तो ये अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन उपसहसंयोजक अपने आयनों में विभक्त नहीं होते हैं। सेकंड पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि ये जल की अवस्था में अपना अस्तित्व खो देते हैं दिक् लवण, और उपसहसंयोजक यौगिक जल की अवस्था में अपना अस्तित्व नहीं खोते हैं। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताया कि जो दिक् लवण होते हैं यानी डबल सॉल्ट जो होते हैं, इनमें आयनिक बॉन्डिंग पाई जाती है। ठीक है, इनमें आयनिक बॉन्डिंग पाई जाती है, और इसमें कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट बताया कि जो दिक् लवण होते हैं ये दिशात्मक नहीं होते, इनकी कोई ज्योमेट्री नहीं होती, इनकी कोई निश्चित ज्यामितीय नहीं होती है, लेकिन उपसहसंयोजक यौगिक की एक निश्चित ज्योमेट्री होती है। जैसे इसमें क्या होते हैं, अगर 2 लिगेंड हैं तो डाइगोनल हो जाएगा, 3 है तो ट्राइगोनल, 4 है टेट्रागोनल, 5 है पेंटागोनल, 6 है जो है हेक्सागोनल या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। तो इस प्रकार इनकी एक क्या होती है, डेफिनेटिव ज्योमेट्री होती है। तो इस प्रकार हम उपसहसंयोजक यौगिक, ठीक है, योगात्मक यौगिक होते हैं जिनको जल में घोलने पर ये आसानी से अपने आयनों में विभक्त नहीं होते हैं। डबल साल्ट क्या होते हैं, दिक् लवण, इनको जल में घोलेंगे अपने आयनों में विभक्त हो जाएंगे। ठीक है, जैसे जो है ये, जैसे एडिशन कंपाउंड मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं योगात्मक यौगिक। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक लवण आपस में मिल करके एक योगात्मक यानी कि एकल उत्पादक ये या एकल उत्पाद बनाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, योगात्मक यौगिक बोलते हैं। जैसे यहाँ पर कार्नेलाइड बन गया, यहाँ क्या बन गया, फिटकरी बना, ये सब क्या है, योगात्मक यौगिक है। ये भी क्या है, योगात्मक यौगिक है। लेकिन सब योगात्मक यौगिक उपसहसंयोजक यौगिक नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि जितने भी योगात्मक यौगिक होंगे उनको अगर जल में घोला जाएगा, ठीक है, तो अलग अलग नेचर दिखाएंगे। जो जल में घोलने पे अपने आयनों में टूट जाएंगे वो दिक् लवण हो जाएंगे, जो आयनों में नहीं टूटेंगे उपसहसंयोजक यौगिक होंगे। ठीक है।